हेलो दोस्तों, नमस्कार। आप सभी का आर्य मानुषी पर स्वागत है। आज एक बिल्कुल नया विषय है समाजशास्त्र। बिल्कुल छोटा विषय है और सर्वाधिक अंक दिलाने वाला विषय है, लेकिन इसके बारे में जो विषय सामग्री है वो बहुत कम मिलती है। जैसा कि आप कौन सी भी गाइड लेना अच्छी से अच्छी, उसमें देखना आपको इसमें समाजशास्त्र का अर्थ प्रकृति परिप्रेक्ष्य में बहुत कम आपको मैटर मिलेगा। यानी कि जो आपके प्रश्न पूछे जाते हैं, यानी कि जब हम सोचते हैं कि बच्चों का सिलेक्शन क्यों नहीं होता, ये प्रश्न गलत कैसे है। यानी कि बच्चों को जब मैटर मिलेगा ही नहीं पढ़ने के लिए, उनको पता है ही नहीं। यानी कि जिनके बीए में रहा होगा समाजशास्त्र, उनको पता है कि इसका मैटर क्या है, लेकिन जिनके बीए में समाजशास्त्र नहीं रहा होगा तो उनको मालूम नहीं चलेगा कि इसका मैटर क्या है। उसको जो मैटर मिलेगा वही उसको संपूर्ण मान लेगा। तो इसी कारण मैं आपको पूरा मैटर कराने की कोशिश करूंगा। इसके आपके 2 वीडियो बन सकते हैं। दूसरे वीडियो में हम देखेंगे कि इसके प्रश्न किस तरह से पूछे गए थे और कौन कौन सी पूरी आपकी डिटेल आ जाएगी। ठीक है, तो चलो देखते हैं। समाजशास्त्र की बात करें तो समाजशास्त्र एक बिल्कुल नया विषय है। समाजशास्त्र के बारे में कहा जाता है कि यह मुख्यतः समाज के अध्ययन के बारे में है। इसका विचार का जो जनक है वो है ऑगस्ट कॉम्टे। ऑगस्ट कॉम्टे ने सर्वप्रथम समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी के नाम से पुकारा। यानी कि अगर हम बात करें तो किस विद्वान ने समाजशास्त्र को सामाजिक भौतिकी कहा, तो किसने कहा? यानी कि ऑगस्ट कॉम्टे ने। अब भौतिकी इसने पीछे लगाया तो भौतिकी का मतलब यह है कि ऑगस्ट कॉम्टे समाजशास्त्र को क्या मानता है। जिस तरह से भौतिकी को विज्ञान की शाखा माना जाता है, इसी तरह ऑगस्ट कॉम्टे का मानता है कि समाजशास्त्र को भी एक विज्ञान बनाया जाए। यानी कि ऑगस्ट कॉम्टे क्या था? यानी कि समाजशास्त्र को एक विज्ञान मानता था। जिस तरह से आप इसका मानता, जिस तरह से प्राकृतिक घटना है, उन घटनाओं का जो अध्ययन खगोल शास्त्र में किया जाता है, उसी तरह समाज की जो अध्ययन है वो समाज शास्त्र में ही किया जाएगा, उनका वैज्ञानिक अध्ययन किया जाएगा। तो ये समाज शास्त्र को एक तरह से विज्ञान की तरह बनाने के लिए प्रतिबद्ध था। इस कारण ऑगस्ट कॉम्टे को इसका जन्म भी कहते हैं समाजशास्त्र का। ये अगर बात करें तो ये फ्रांस का रहने वाला था और इसने 1838 में समाजशास्त्र का जन्म दिया। अब बिल्कुल मैंने आपको समझाने की कोशिश की ताकि आप एक बार पढ़ो तो बिल्कुल आप भूलो नहीं। यानी कि अगर हम बात करें तो ऑगस्ट कॉम्टे को, यानी कि हम बोल सकते हैं कि समाजशास्त्र को किस तरह का विज्ञान मानता था, यानी कि ये वैज्ञानिक मानता था, न कि कला मानता था। अब आगे चलते हैं। अब इसके 2 ग्रंथ है। ऑगस्ट कॉम्टे ने 2 ग्रंथ लिखे थे। नंबर 1 था पॉजिटिव फिलोसॉफी और दूसरा था पॉजिटिव पॉलिटी। ये आपको ध्यान रखना है कि पॉजिटिव दोनों किसके हैं? ऑगस्ट कॉम्टे के दोनों है। अब समाजशास्त्र 2 शब्दों से बना है, सोशियस लोगस। बहुत सी बार आ जाता है आपके ऑप्शन में, बिल्कुल सिंपल है। तो इसका अर्थ होता है समाजशास्त्र। अब आपको मैं कुछ परिभाषाएं बताने की कोशिश करूंगा जिनको आपको ध्यान रखना है। मैं 3 विद्वानों की परिभाषा लूंगा, इससे तो परिभाषा आपकी बहुत सारी है, उनको अगले वीडियो में बताने की कोशिश करूंगा। लेकिन आपके कुछ विद्वान ऐसे हैं जिनके बारे में आप कुछ विशेष शब्द याद रखना है। यानी कि आपकी बहुत सी, क्योंकि आपके समाजशास्त्र में परिभाषाएं आएंगी। जैसा कि मैंने आपको बताया कि आपके 18-19 क्वेश्चन पूछे जाएंगे, उनमें से आपके 5 से 6 आपकी परिभाषाएं पूछी जाएगी। तो परिभाषाएं याद करना बहुत जरूरी है। मैं परिभाषाओं में आपको याद करवाऊंगा। जैसा कि आपकी पहली परिभाषा दुर्किम की, तो दुर्किम में आपको एक बात ध्यान रखना है कि जिस भी परिभाषा में आपके सामाजिक तथ्य आ जाए, सामाजिक तथ्य में, यानी कि दुर्किम में दवात वाला है और इसमें थन वाला है। यानी कि तो आपको थ और थ एक ही है, यानी कि एक ही अक्षर की एक ही वर्णमाला का आपका क्रम माना जाता है। तो जिसमें भी आपकी परिभाषा में सामाजिक तथ्य मिल जाए तो समझ जाना वो परिभाषा दुर्किम की है कि समाजशास्त्र वह समाज का वह विज्ञान है जो सामाजिक तथ्यों का अध्ययन करता है। यानी कि जिसमें भी आपको सामाजिक तथ्य मिल जाए, चाहे आपके समाजशास्त्र का हो या आपके समूह का हो या फिर परिवार का हो या किसी की भी परिभाषा में अगर आपको सामाजिक तथ्य मिल जाए तो दुर्किम की ही परिभाषा रहेगी। ठीक है, ये चीज आपको ध्यान रखना है। इसी तरह गिन्सबर्ग के आपके जिस भी परिभाषा में आपके मानवीय अंतरक्रियाओं और अंतर संबंधों, यानी कि समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है जो मानवीय अंतरक्रियाओं और अंतर संबंधों का अध्ययन करता है। ये किसने कहा? गिन्सबर्ग ने कहा। तो आपको अंतरक्रियाओं और अंतर संबंधों को समझना होगा। अब अगर आप भी सोचोगे देखिए की तरफ पढ़ाओ तो समाजशास्त्र को आपको समझना होगा, आपको याद करना होगा। तो यही इसकी मुख्य खासियत है कि इसको आपको एक बार अच्छे से याद करना है, उसके बाद में आपको बिल्कुल भी दिक्कत नहीं आएगी। तो गिन्सबर्ग में जिसमें परिभाषा में आपकी मानवीय अंतरक्रियाएं और अंतर संबंधों का जिस परिभाषा में आपका प्रयोग जाए तो आपको उसका 100% आपकी गिन्सबर्ग का प्रयोग विद्वानी ही आपके सही आंसर रहेगा। इसी तरह मैक्स वेबर जो नौकरशाह का जन्मदाता था,
उसके अनुसार सामाजिक क्रियाएं जहां भी प्रयोग हो जाए, यानी कि सामाजिक क्रियाओं का, ये समाजशास्त्र समाज का वह विज्ञान है जो सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है, यानी समाज में होने वाली सामाजिक क्रियाओं का अध्ययन करता है। वो क्या है, वो समाजशास्त्र। तो मैक्स वेबर की सामाजिक क्रिया, गिन्सबर्ग की मानवीय अंतर क्रियाओं अंतर संबंधों, और दुर्किम के सामाजिक तथ्यों को आपको याद करना है। ये चीजें आपको ध्यान रखनी है। अब इरखाइम दुर्किम, यानी कि दुर्किम को अगर आप बात करें तो दुर्किम भी कहां का था, फ्रांस का ही रहने वाला था। ठीक है, कहां का रहने वाला था, फ्रांस का ही, जहां का ऑगस्ट कॉम्टे था। अब दुर्किम के बारे में कहा जाता है कि जिस तरह से ऑगस्ट कॉम्टे ने सामाजिक भौतिक नाम दिया, तो उसका व्यापक जो विस्तार किया वो इमाइल दुर्किम ने किया। तो दुर्किम को इस कारण क्या कहा जाता है, इसको पहला संस्थापक विचारक कहा जाता है। समाजशास्त्र का पहला संस्थापक विचारक कौन था, इमाइल दुर्किम था। और इसको पहला अकादमिक समाजशास्त्री भी बोलते हैं। अकादमिक समाजशास्त्र का मतलब है कि इसने पहले समाज की तरफ पहला अध्ययन प्रस्तुत किया और पहली बुक, यानी कि बुक लिखने का प्रयास किया, लेकिन बुक तो किसी और की थी। अब इनकी पुस्तक का नाम आपको ध्यान रखना है, द डिवीजन। अब आपको एक बात ध्यान रखना है कि आपको याद करने की भी आपको जो नॉलेज होना चाहिए कि किस तरह से आप पुस्तकों का नाम याद करोगे। जैसे दुर्किम में आगे द है, मैंने क्या बोला, द है, तो आपको यहाँ पर द आ रहा है। बहुत सी पुस्तकें, बहुत ही विरली पुस्तकें, बहुत ही कम पुस्तकें हैं जिनके आगे द आता है, केवल इसमें आ रहा है। तो जिसके आगे द आ जाए और दुर्किम में भी आगे द है, तो इससे आप याद कर सकते हो। तो द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी किसकी पुस्तक है, इमाइल दुर्किम की ये पुस्तक है। तो आपको ये ध्यान रखना है क्योंकि मिलान वाले में आपकी आता है द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी। ठीक है, इसके बाद में आपने पढ़ा होगा जॉन स्टुअर्ट मिल। जॉन स्टुअर्ट मिल ने इंग्लैंड में, यानी कि इंग्लैंड का निवासी था, इसने वहां पर समाजशास्त्र का परिचय कराया। अगर आपको क्वेश्चन आ जाए कि इंग्लैंड में समाजशास्त्र का परिचय किसने कराया, तो जॉन स्टुअर्ट मिल ने वहां पर परिचय कराया। जैसा कि मैंने आपको बताया था, जो आपको नीति शास्त्र, यानी कि आपने दर्शन शास्त्र देखा हुआ, वीडियो देखे होंगे, तो उसमें मैंने आपको उपयोगितावादी बताया था। तो उपयोगितावादी में ये सुसंस्कृत उपयोगितावादी था। बेथम का जो उपयोगितावादी था उसमें इसने संशोधन किया था, यानी जो अगर माने तो इसने ये कहा कि सोशियोलॉजी को, यानी कि सोशियोलॉजी था, उसको समाजशास्त्र नहीं कहा जाए, उसको इथोलॉजी कहा जाए। क्या कहा जाए, इथोलॉजी। क्योंकि जॉन स्टुअर्ट मिल के अनुसार समाजशास्त्र है वो दो निम्न भाषाओं की अवैध संतान है। यानी किसकी परिभाषा है कि समाजशास्त्र को दो निम्न भाषाओं की अवैध संतान माना गया। तो स्टुअर्ट मिल की इस कारण सोशियोलॉजी के स्थान पर किसका स्थान, यानी कि इथोलॉजी का प्रयोग किया जाना चाहिए। अब प्रकृति के बारे में देखेंगे, बाद में इसके बारे में जो विशेष क्षेत्र है उसके विस्तार से देखेंगे। आपकी बीए पार्ट की पुस्तक में क्या क्या लिखा हुआ है वो आपको देखना है। अगर प्रकृति की बात करें तो समाज की प्रकृति कैसी है, यानी कि विज्ञान है, कला है, या दोनों ही है, या इसके बारे में अलग अलग विचार है जो आपको पूछे जाएंगे। तो पहला है कि समाजशास्त्र विज्ञान है। विज्ञान कौन कौन मानता है, जो आपके दुर्किम है, मैक्स वेबर है, जो आपके या मैक्स वेबर है, काम्टे है, ये आदि आपको समाजशास्त्र को विज्ञान मानते थे। प्रारंभिक जितने भी जो आपके समाजशास्त्री है, उस प्रारंभिक जितने भी विद्वान है वो समाजशास्त्र को एक तरह से क्या मानते हैं, विज्ञान मानते हैं। बाद के जो जितने भी विद्वान आए, आपको जैसे जैसे वीडियो बताऊंगा तो आपको याद करने की जरूरत नहीं रहेगी, जितना है सब कुछ आपको याद हो जाएगा। क्योंकि मैं इतना सरल कर दूंगा आपके लिए कि आपको केवल अपने घर पर है, घर पर आपको सेल्फ स्टडी अच्छे से करनी है, एक बार देखना है, फिर आपको कोई दिक्कत रहेगी नहीं। इसके बाद में विज्ञान मानते हैं। विज्ञान का मतलब ये होता है कि अगर आप, विज्ञान का मतलब क्या होता है, अगर कोई निष्कर्ष मैंने निकला है तो अगर उसका दूसरा प्रयोग करेगा तभी निष्कर्ष वही निकलेगा। यानी कि मतलब विज्ञान यही होता है, अगर मैंने कोई प्रयोग किया है, जैसे मैं अगर कोई दो तार पलग के लगाऊंगा तब लाइट जलेगी, अगर दूसरा आएगा तो दो तार पलग के लगाएगा तभी लाइट जलेगी। तो विज्ञान यही होता है कि एक बार प्रयोग करने के बाद में परिणाम वही आता है, अगर दूसरा प्रयोग करेगा तो परिणाम वही आएगा। तो इसका मतलब है कि क्या समाजशास्त्र विज्ञान है, क्योंकि समाजशास्त्र की जो प्रकृति है वो समाज है। यानी कि समाजशास्त्र समाज में रहकर उसका अध्ययन करता है, समाज का, परिवार का, वहां के अंतर संबंधों का। तो बहुत से विद्वान बोलते हैं कि समाज की जो प्रकृति मानवीय है और मानवीय जो संबंध है, जो मानव की जो अंतर क्रिया है, उनका अध्ययन नहीं किया जा सकता। क्योंकि समाज की मानव कब बदल जाए कब नहीं बदले, उसका संबंध क्या है, उसके आपके अंतर्भावों को, उनकी भावनाओं को आप अच्छे से नहीं पढ़ सकते। इस कारण ये विज्ञान की तरह उसकी संभावना, इनकी भविष्यवाणी नहीं कर सकता कि मानव आगे क्या सोचेगा। तो इस तरह से अलग अलग आक्षेप इसमें लगाए जाते हैं। लेकिन बहुत से विद्वान मानते हैं कि इसमें समाजशास्त्र में एक तरह से इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है। वैज्ञानिक विधियों का मतलब अवलोकन, यानी कि समाजशास्त्री समाज में रहकर वहां पर लोगों को देख कर ये लगाते हैं अनुमान कि इस तरह से ये होगा। यानी कि जैसे बहुत से समाजशास्त्री ये प्रयोग करते हैं
कि इस समाज में ये एकल परिवार है या संयुक्त परिवार है, इसमें विवाह विच्छेद है या इसमें विधवा विवाह प्रचलन है नहीं है। यानी कि अवलोकन करके देख देख के अनुमान लगा लेते हैं कि भविष्य में इस समाज में क्या होगा। यानी कि इसमें वैज्ञानिक विधियों का प्रयोग किया जाता है, इस कारण ये विज्ञान है। दूसरा, कार्य कारण का संबंधों की विवेचना, यानी कि समाजशास्त्र में कार्य के आधार पर कारण बता दिए जाते हैं। जैसा कि मान लीजिए समाजशास्त्री इस आधार पर, जैसे मान लीजिए विज्ञान में कहा जाता है कि ये कार्य करोगे तो इसका परिणाम ये होगा। यानी कि विज्ञान में ये बिल्कुल तथ्य है कि ये कार्य करने पर ये आपका परिणाम जारी होगा। इसी तरह समाजशास्त्री ये कहते हैं कि अगर आप ये करोगे तो इसका परिणाम ये होगा। ठीक है, यानी कि ये इसकी तरह से सिद्धांत सार्वभौमिक, यानी कि विज्ञान है, विज्ञान के तर्क में ये प्रस्तुत करते हैं कि समाजशास्त्र का जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है। यानी परिवार की जो सिद्धांत है वो पूरे विश्व में सार्वभौमिक है। विवाह के जो सिद्धांत है वो सार्वभौमिक है। इसी तरह इसकी भविष्यवाणी की जा सकती है। ये कुछ वैज्ञानिक कुछ विशेषताएं जो समाजशास्त्र पर लागू करने के प्रयास करते हैं कौन कौन, ये विद्वान। लेकिन इसकी आलोचना भी है, आलोचना को भी देखेंगे, फिर निष्कर्ष निकालेंगे क्या वास्तव में समाजशास्त्र की प्रकृति क्या है, विज्ञान है या क्या, या फिर इसका कला है, तो इसके बारे में देखेंगे। अगर बात करें तो समाजशास्त्र के विशेष क्षेत्र को या प्रकृति को दो भागों में बांटा गया है, जो आपको बहुत कम गाइडों में मिलेगा। ये आपको यहाँ पर देखना है विस्तार से और लिखना भी है आपको। कौन कौन सी? एक तो सौरात्मक संप्रदाय, एक है समन्वयात्मक संप्रदाय। यानी कि सौरात्मक संप्रदाय है वो समाजशास्त्र को विशेष बनाना चाहता है, यानी कि उसका विशेष रूप से ही अध्ययन करना चाहता है। जबकि समन्वयात्मक संप्रदाय है वो समाजशास्त्र का एक संपूर्ण रूप में अध्ययन करना चाहता है। तो पहले देखते हैं कि सौरूपांक संप्रदाय में कौन कौन से विद्वान है। एक तो जॉर्ज सिमेल है, दूसरा टोनीज है, और तीसरा वीरकांत है, और चौथा मैक्स वेबर है। इन चार व्यक्तियों को आपको ध्यान रखना है। जॉर्ज सिमेल के अनुसार जो समाजशास्त्र का जो प्रकृति विषय क्षेत्र है वो अंतर्वस्तु और स्वरूप है। क्या है? अंतर्वस्तु और स्वरूप है। और टोनीज के अनुसार क्या है इसका विषय क्षेत्र है? इसका विषय क्षेत्र है गेमिनसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट। ये आपको क्वेश्चन पूछा गया था कि किस विद्वान ने गेमिनसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट का शब्दावली का प्रयोग किया, तो टोनीज ने प्रयोग किया था गेमिनसॉफ्ट और गेसलसॉफ्ट। गेमिनसॉफ्ट का अब आपके पूछ सकते हैं क्रम से कि गेमिनसॉफ्ट का मतलब है समुदाय और गेसलसॉफ्ट का मतलब है समाज। ठीक है, गेसलसॉफ्ट का मतलब क्या है? समाज, और गेमिनसॉफ्ट का मतलब क्या है? समुदाय। यानी कि टोनीज के अनुसार इतिहास से क्या हो रहा है, प्रारंभिक इतिहास से पहले एक समुदाय क्या था, समुदाय से समाज की ओर परिवर्तन हो रहा है। यानी कि टोनीज ये मानता है कि गेमिनसॉफ्ट से गेसलसॉफ्ट की ओर समाज में परिवर्तन होता है। ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। इसी तरह वीरकांत, यानी कि वीरकांत ये मानता है कि समाजशास्त्र का जो विषय क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए। यानी कि आपको इन चीजों को ध्यान रखना चाहिए, क्योंकि यही आपको मेरिट में दिलाएंगे, क्योंकि ये चीजें आपको मिलेगी नहीं, बहुत विरली मिलेगी। ये मेरे बीए प्रश्न के जो मेरे नोट्स थे बीए की पुस्तकें वहां से लिए, और यही क्वेश्चन आपके पूछे जाते हैं, यही आपको मेरिट में एक साथ लाखों की बच्चों के ऊपर निकाल देंगे। ठीक है, इन चीजों को आपको लिखना है, आराम से कॉपी में लिखना है। तो वीरकांत है, वीरकांत कहता है कि जो समाजशास्त्र की जो विषय क्षेत्र है वो क्या होना चाहिए। तो वीरकांत बोलता है कि समाजशास्त्र को मानसिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। यानी कौन सा विद्वान नहीं मानता, ये सबसे अलग है। ये कहता है कि समाजशास्त्र को मानसिक संबंधों का अध्ययन करना चाहिए। मानसिक संबंधों का मतलब यह है कि व्यक्ति के एस, स्नेह, प्रेम, लज्जा, संघर्ष आदि का अध्ययन करना चाहिए। यानी कि व्यक्ति के इन चीजों का अध्ययन करना चाहिए किसी विद्वान के अनुसार, वीरकांत के अनुसार। इसी तरह मैक्स वेबर था, मैक्स वेबर का जो नौकरशाही का सिद्धांत है फेमस था। तो मैक्स वेबर मानता है कि जो समाजशास्त्र का जो अध्ययन क्षेत्र है, जो विषय क्षेत्र है, वो सामाजिक क्रिया होना चाहिए। क्या होना चाहिए? सामाजिक क्रिया। यानी कि कौन विद्वान समाजशास्त्र की प्रकृति में उसका जो अध्ययन क्षेत्र है वो सामाजिक क्रिया मानता है, तो मैक्स वेबर मानता है। मैक्स वेबर सामाजिक क्रिया की दो विशेषता बताता है। यानी कि आपको ये चीज और ध्यान रखनी है कि मैक्स वेबर ने सामाजिक क्रिया की कितनी विशेषता बताई? दो विशेषता बताई। कौन कौन सी? नंबर एक विशेषता बताई कि सामाजिक क्रिया क्या हो? अर्थपूर्ण हो। क्या हो? एक तो अर्थपूर्ण हो। दूसरी विशेषता कि वह व्यवहारों से प्रभावित होनी चाहिए। जो सामाजिक क्रिया है वह व्यवहारों से प्रभावित होना चाहिए। ठीक है, ये आपके कौन सा संप्रदाय है? सौरूपात्मक संप्रदाय है। अब दूसरा है समन्वयात्मक संप्रदाय, जो समाज को पूर्ण इकाई के रूप में अध्ययन करता है। इसमें कौन कौन से? इसमें नंबर एक तो कौन सा है? दुर्किम का अध्ययन करेंगे, दूसरा करेंगे एंगल्स का। ठीक है, वैसे बहुत से है उनका भी अध्ययन करेंगे, लेकिन पहले आप इन दोनों को देख लीजिए। दुर्किम कहता है कि दुर्किम के अनुसार सभी समाज में जितनी भी घटनाएं होती है उनके सबके परिणाम आप समाज में ही खोजिए। जितने भी घटनाएं होती है उन सभी के परिणाम आपको समाज में ही खोजने हैं, और साथ में सभी परिणाम भी समाज के ही होते हैं। यानी कि जितने भी परिणाम है, जितनी भी घटनाएं हैं वो समाज से ही उत्पन्न होती है, और उनके हल निष्कर्ष सभी कहां से मिलते हैं? वो आपको समाज में ही मिलेंगे। ये आपको ध्यान रखना है। ठीक है, इस तरह से आप इन चीजों को ध्यान रखना है। अब दुर्किम की आपको इस चीज को आपको जरूर ध्यान रखना है
कि यानी कि ये मानता है कि सभी घटनाएं समाज की है और सभी परिणाम समाज के हैं। तो इस कारण ये क्या कहता है, सामूहिक प्रतिनिधानों, यानी कि सामूहिक प्रतिनिधानों मतलब है समाज की ही सब कुछ है। तो आपको इस शब्दावली का जरूर ध्यान रखना है कि सामूहिक प्रतिनिधानों क्या है, यानी कि दुर्किम ने प्रयोग किया है कि समाजशास्त्र सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान है, सामूहिक प्रतिनिधानों की विज्ञान है। और सामूहिक प्रतिनिधानों की दो विशेषता बताता है, कौन कौन से, बाह्यता और बाध्यता। यानी कि क्वेश्चन आएगा आपको मेरिट से ऊपर निकालने के लिए, क्योंकि ये क्वेश्चन ये आपको कहीं नहीं मिलेगा। आप कौन सी गाइड ले लेना, आप महंगे से महंगी गाइड ले लेना, वहां आपको नहीं मिलेगा। ये भी नहीं मिलेगा गेमिंग सॉफ्ट, कैसे सॉफ्ट, कहीं कहीं आप जोड़ देंगे, एक क्वेश्चन पूछा गया था। इसी तरह ये भी आपको जब पूछा जाएगा, जब आपको बता के निकाल देगा कि कौन सा विद्वान, यानी कि किसने समाजशास्त्र को दो भागों में बांटा है, बाह्यता और बाध्यता। दुर्किम ने किसको, सामूहिक प्रतिनिधानों को दो भागों में बांटा है और इसने समाजशास्त्र को सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान माना है। किसने, सामूहिक प्रतिनिधानों का विज्ञान किसने माना है, दुर्किम ने माना है। और सामूहिक प्रतिनिधानों की दो विशेषता बताई है, बाह्यता और बाध्यता। ये आपको ध्यान रखना है, बाह्यता और बाध्यता, क्योंकि आपको बिल्कुल सिंपल, यानी कि बिल्कुल छोटा सिलेबस समाजशास्त्र का, और समाजशास्त्र छोटा सा सिलेबस है, उसको आपको अच्छे से पूरा कवर करना है, आपको कुछ भी नहीं छोड़ना है इसमें, ठीक है। इसके बाद में इंकल्स समाजशास्त्र की विषय वस्तु को तीन भागों में बांटता है, तीन प्रकार बताता है कौन को, यानी कि समाजशास्त्र के जो विषय क्षेत्र है इंकल्स तीन भागों में बांटता है, कौन कौन से में, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, दूसरा आनुभाविक समाजशास्त्र, तीसरा विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र। यानी कि इंकल्स समाजशास्त्र को तीन भागों में बांटता है, ऐतिहासिक समाजशास्त्र, आनुभाविक समाजशास्त्र और तीसरा विश्लेषणात्मक समाजशास्त्र, तीन भागों में बांटता है। और इंकल्स की आपको पुस्तक भी ध्यान रखनी है, कौन सी, व्हाट इन सोशियोलॉजी। व्हाट इन सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है, इंकल्स की, क्योंकि व्हाट इन सोशियोलॉजी आपकी बहुत सी बार की पुस्तक पूछी जा चुकी है बार बार एग्जाम में। तो व्हाट इन सोशियोलॉजी किसकी पुस्तक है, आपके इंकल्स की है। अगर आप इंकल्स में देखोगे तो इंकल्स में आगे ई है, इसी तरह इनमें क्या है, इनमें भी ई है, तो इनमें भी क्या है, ई। इसी आप ध्यान रख सकते हैं। जिस तरह से आपने द डिवीजन ऑफ लेबर इन सोसाइटी, द से आपको दुर्किम याद रखा, इसे ई से ही आपको इंकल्स याद रखना है, क्योंकि इन बहुत कम पुस्तकों में मिलता है। कुछ जैसी है जो बहुत कम पुस्तकों में मिलती है, वो आपको ध्यान रखनी है। यानी कि आपको इन चीजों को ध्यान रखना है कि सामाजिक तथ्य किसके, दुर्किम के हैं, सामूहिक प्रतिनिधान किसके हैं, दुर्किम के हैं, सम्मानवीय आंतरिक क्रियाएं और अंतर संबंध किसके हैं, गिन्सबर्ग के हैं, सामाजिक क्रिया क्या है, मैक्सवेल की है। ये चीजें आपको हर बार आएगी वीडियो में, क्योंकि ये आपके बहुत इंपॉर्टेंट है। इनसे आपके 3 से 4 क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएंगे। अब सेकंड वीडियो में देखेंगे इसके बारे में, जो चीजें बची है उनको पूरा करेंगे, क्योंकि एक वीडियो में पूरा कंप्लीट होने की संभावना कम है। तो दूसरा वीडियो आएगा, दूसरे वीडियो में आपको इन सबको कंप्लीट हो जाएगा, आगे जो बचा है आपके। तो इस कारण से हमारा समाजशास्त्र में जिस तरह से दर्शन शास्त्र में पूरे से पूरे अपने नंबर आने वाले हैं, इसी तरह समाजशास्त्र में भी अपने पूरे में से पूरे नंबर आने वाले हैं। फिर देखना आपका मेरिट में किस तरह से स्थान नहीं आता, आएगा और आकर रहेगा। धन्यवाद, नमस्कार, जय हिंद।